हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोताई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं। बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य, काव्यांग विवेचन, जनपदीय भाषा साहित्य वाला सब्जेक्ट आपका चल रहा था। अब तक 9 लेक्चर इसमें हो चुके हैं। इस सीरीज में 15 लेक्चर की सीरीज है। टोटल 9 लेक्चर हो चुके हैं। आज 10वें लेक्चर पर यानी कि टॉपिक नंबर 10 पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मालवी भाषा का परिचय एवं क्षेत्र। ठीक है ना। तो मालवी भाषा से संबंधित मतलब आज इसे कोने कोने से हम आप सब कुछ निकाल करके ले आएंगे। कुल मिलाकर के इस टॉपिक को अगर आपने एंड तक सब कंप्लीट कर लिया ना, तो इसमें इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर काफी ऐसे कॉन्सेप्टों पर हम चर्चा करेंगे जो मालवी भाषा के जो पूरा कंप्लीट टॉपिक है आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज इस सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले जो भी नए छात्र पहली बार सेशन में उनको बता दूं मैं कि यहाँ पर ना आपको ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ चुका है। तो आप लोग ना सर्चिंग आपकी बहुत स्पीड बढ़ गई है यूट्यूब पर। तो मैं आपको बता दूं, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे ना, तो आपको आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि 60-70 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं अब तक यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप जाइए एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहां पर आपको आपके टॉपिक्स, आपके जो सब्जेक्ट है वाइस मिल जाएंगे ना। इन सब के अलावा दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है आप लोगों के लिए। प्रज्ञान न्यूज के नाम से नया चैनल है मेरे पास में, है ना। जहां पर मेरे द्वारा ही जैसे अब छात्रों को क्या की आवश्यकता है, करंट अफेयर की आवश्यकता होती है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो करंट अफेयर के रूप में, चूंकि करंट अफेयर की क्लासेस बहुत लेंदी होती है, लेकिन और पर डे आप लोग ले भी नहीं पाते हो, तो मैं यहाँ पर जो है ना मात्र 10 मिनट में देश दुनिया में जितने भी नए अपडेट हैं, करंट के मुद्दे हैं, वो सारे एक न्यूज के माध्यम से मैं लेकर आया हूं। तो प्रज्ञान न्यूज नाम के चैनल पर आपको मॉर्निंग में डेली 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे रोज आपको एक सेशन मिलता है मात्र 10 मिनट का, जहां पर आपको मैं, है ना, टोटल 30 खबरें होती है, 30 न्यूज होती है। और उन 30 न्यूज में से 15 से 20 न्यूज सीधे सीधे आपके स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए होती है। तो अगर आप करंट अफेयर अलग से नहीं पढ़ पा रहे हैं या करंट अफेयर की क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं ना, तो आप कम से कम जो है 10 मिनट के वीडियो के माध्यम से भी आप अपने करंट अफेयर को अपडेट रख सकते हैं। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर जाइए, प्रज्ञा न्यूज टाइप करना, वहां पर आपको सेशन देखने को मिल जाएंगे। वहां थंबनेल पर ये देखिए छोटा सा एक मेरा फोटो लगा होगा, उसको देख करके आप लोग पहचान जाएंगे। ठीक है ना। और ये इस प्रकार का लोगो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग सिस्टम हैंग मार रहा है। ये इस टाइप का यहाँ पर एक प्रज्ञान न्यूज के नाम से एक लोगो मिलेगा आपको चैनल पर, है ना। तो उसी चैनल पर आप जाइएगा, तो वहां पर आपको कंप्लीट पर डे, है ना, डेली के सेशन आपको देखने को मिलेंगे, डेली करंट अफेयर के रूप में, ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब सीधे क्लास की ओर एंट्री करेंगे। ये आपके नोट्स वगैरह है, तो मैं सेशन के लास्ट में बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो भी नए छात्र हैं, बेसिकली पुरानों को सबको पता है, जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको तो, है ना। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी थी आपकी, और आज मालवी भाषा, और मालवी भाषा में भी उसका परिचय, मालवी भाषा का क्षेत्र क्या है ना, मालवी भाषा का परिचय, सीमा क्षेत्र, इतिहास आदि आदि पर हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर 10 बार टॉपिक आज आपका होने जा रहा है। तो इसमें ज्यादा नहीं, अब मात्र 5 टॉपिक और बचे हैं, और इसी के साथ आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। 15 सीरीज में मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने का प्रॉमिस किया था, सो आज 10 बार हो रहा है, मतलब 5 सेशन आपके और बचे हुए हैं। अब जरा जान लेते हैं कि आज के इस पूरे सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, यहाँ पर हम देखेंगे मालवी भाषा या बोली। ठीक है। इसका परिचय हम एक संक्षिप्त परिचय पर डिस्कस करेंगे कि मालवी भाषा क्या थी। अब चूंकि बहुत सारे लोग मालवी बोली बोलते हैं और मालवी भाषा भी बोलते हैं, तो देखिए काफी लंबे समय तक जो है ना ये बोली बनी रही, क्योंकि ये जनपदीय क्षेत्र, मतलब एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती थी ये मालवी। ठीक है, मालवी भाषा या मालवी बोली। लेकिन आगे चल करके जब इसका विस्तार हुआ, तो एक भाषा के रूप में जो है स्थापित हो गई है। तो मालवी भाषा भी है और बोली भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है। तो इसके एक परिचय देखेंगे, उसके बाद में बात करेंगे इसके सीमा क्षेत्र पर, कौन कौन से क्षेत्रों में अधिकतर ये जो फैली हुई है। और बाद में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 में देखने वाले हैं मालवी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है, उपबोलियां। पॉइंट नंबर 4 में मालवी बोली का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ है, मतलब इसका इतिहास क्या रहा है, पॉइंट नंबर 4 में। और पॉइंट नंबर 5 में बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे मालवी भाषा के महत्व पर। तो ये 5 पॉइंट है, इसके माध्यम से आपका टॉपिक होगा कंप्लीट। ठीक है, आज का। और पॉइंट नंबर 6 और 7 में तो आपको पता है एग्जाम टिप और 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर में आपको हर सेशन की तरह देने वाला हूं। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जो अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की जो संभावना है इस प्रश्न की, वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। एग्जाम में आने की संभावना इस प्रश्न की 95% है, 95%।
अब आप चाहें तो डाउनलोड करें इसको, आप चाहें तो नोट डाउन करें आप, या चाहें तो यहाँ पर स्टोर कर ले, जो आपको करना करें। और इसी प्रश्न का आंसर मैं आप आज कॉन्सेप्ट में देने जा रहा हूं, ठीक है ना। इस आज की क्लास में इसी का आंसर मिलेगा। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 था मालवी भाषा या बोली का परिचय पर। एक बात और ध्यान रख के चलिएगा, एग्जाम में लिखना कैसे है, तो जैसे मैं आपको यहाँ स्लाइड पर दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको एग्जाम में राइटिंग करनी है। जिन दोस्तों को नहीं पता कि एग्जाम में कैसे लिखे कि अच्छे नंबर मिल जाए, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। मैं जहाँ यहाँ पर ये जो नोट्स बनाकर लाता हूँ बिल्कुल उसी स्टाइल में लाता हूँ जिस स्टाइल में आपको एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। तो परिचय के अंतर्गत एकदम सामान्य से कहानी है, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जो है कोई मतलब कोई विशेषज्ञ आकर के आपको समझाएगा तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पिछली 2-3 क्लास आपने कंटिन्यूअसली ली है तो आज का टॉपिक समझने में कोई दुविधा नहीं आएगी आप लोगों को। सबसे पहले तो ये मेरे पीछे जो एक मैप लगा हुआ है इंडिया का, इसको जरा थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। मैप जो लगा हुआ है इंडिया का मैप है, ये तो बताने की जरूरत नहीं ना आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर जो ये डार्क एरिया है, जो डार्क ग्रीन कर रखा मैंने एरिया को, डार्क ग्रीन एरिया जो है ना, ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम मालवा, इसको मालवा बोलते हैं। अब बेसिकली कहें तो भाषा का नाम क्या है, मालवी। सीधी बात है, मालवा क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है संभवतः उसका नाम मालवी होगा, ऐसे ही कुछ है ना। यही है दोस्तों, इस भाषा का नाम ही मालवी इसलिए पड़ा क्योंकि ये मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन थोड़ा सीरियसली बात करेगा, सीरियल वाइज बात करेंगे कैसे कैसे हम इसको पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे ताकि एग्जाम में लिखने की दुविधा ना हो। तो सुनिए जरा, मालवी जो है ना एक जनपदीय भाषा थी। कैसी थी, जनपदीय भाषा। जनपदीय भाषा का मतलब क्या हुआ, जनपद का मतलब क्या होता है, जनपद का मतलब होता है कोई एक क्षेत्र विशेष, है ना, कोई एक क्षेत्र विशेष। तो जनपदीय भाषा थी मालवी, इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा थी या बोली थी, ठीक है। जो हिंदी की कौन सी शाखा में कहलाती है, पश्चिमी शाखा में इसको इंक्लूड किया जाता है। हिंदी की भी अलग अलग शाखाएं हैं, उनमें से जो हिंदी की जो पश्चिमी शाखा है उसको, उस शाखा में ये जो आपकी मालवी भाषा है, मालवी बोली, इसे इंक्लूड किया गया है, इसे मिला है ना। तो ये कौन सी शाखा से आती है, हिंदी की पश्चिमी शाखा से आती है, याद रखिएगा। ये मालवा क्षेत्र में बोले जाने के कारण ही इसे मालवी भाषा या मालवी बोली कहा जाता है। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए कि यार ये तो एक क्षेत्र विशेष की जो है बोली है, तो संभवतः ये सिर्फ एक बोलचाल की बोली होगी, ये भाषा होगी सिर्फ बोलचाल की, क्योंकि अधिकतम जो क्षेत्रों में बोली जाती है वो सिर्फ बोलचाल तक ही सीमित होती है, इसके अलावा कुछ ज्यादा विस्तार तो उनका होता नहीं है। विस्तार का मतलब क्या है कि एक अच्छे लोक साहित्यों की रचना उसमें हो जाए। लेकिन दोस्तों मालवी के साथ में ऐसा नहीं था, बल्कि मालवी बोलचाल की भाषा तो थी, बोलचाल की भाषा थी क्या है, लेकिन साथ ही साथ में इसका एक बहुत ही समृद्ध लोक साहित्य भी मौजूद है, समृद्ध लोक साहित्य रहा है। इसमें जैसे लोकगीत मालवी में गाए गए, लोक कथाएं मालवी में आज भी उपलब्ध है, कहावतें हैं, भजन है, गाथाएं हैं, कई अलग अलग स्तर के नाटक इसमें मालवी भाषा में है ना गढ़े गए हैं, रचे गए हैं। तो कुल मिलाकर लोक साहित्य इसका समृद्ध है। लोक साहित्य में क्या जाएगा, उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति को दिखाने दर्शाने वाले, है ना, जिस चाहे तो वो लोकगीत हो सकते हैं, कथाएं हो सकती है, भजन गाथाएं, कुछ भी हो सकता है। तो उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति को जो परिलक्षित करता हो, उसकी सभ्यता को बताता हो, वहां के जनजीवन के बारे में बताता हो, उसको हम लोक साहित्य कहेंगे। तो लोक साहित्य को मैंने आपको कल पढ़ाया था आप लोगों को ना। तो जनपदी लोक साहित्य इसका बहुत ही समृद्ध रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि इसका साहित्य भी एक काफी जो है समृद्ध रहा है। इस कारण, इस हेतु हम कह सकते हैं कि मालवी भाषा का जो स्तर रहा, जब विस्तार रहा, ये काफी अच्छी हद तक हुआ है। तो मालवी भाषा जो है जनजीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। मालवी भाषा जनजीवन से, अब जनजीवन से जुड़े होने के पीछे रीजन क्या होगा, अरे ये तो है ही ना, जनपदी तो भाषा है, ये जनपदी भाषा तो है, उस क्षेत्र विशेष के अंदर बोली जाने वाली भाषा है। तो सिंपल सी बात है यार, जब एक क्षेत्र विशेष की भाषा है तो वो क्षेत्र विशेष के जो भी जनजीवन है उनसे हृदय से जुड़ी होगी वो भाषा, है ना, गहराई से जुड़ी होगी। किसान हो, मजदूर या ग्रामीण समाज, लोक गायक, संत परंपरा, इन सब ने इसको जीवंतता प्रदान की है, एक लंबे समय तक इसको बनाए रखा है। जी हाँ, है ना। तो भाषा की सरलता, मधुरता और लोक भाव इसकी प्रमुख विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा,
जो मालवी भाषा की अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाए कि लोग मालवी भाषा की विशेषता क्या है, तो मालवी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी मधुरता। जी हाँ, मालवी भाषा में आज भी जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम भी मालवा क्षेत्र से आते हैं, बिलोंग करते हैं, और आप में से कई छात्र हो सकता है जो अगर मध्य प्रदेश से विशेषकर जो पढ़ रहे हैं वो तो मालवा क्षेत्र से ही, लेकिन जो स्टूडेंट कुछ छात्र राजस्थान से पढ़े तो राजस्थान का कुछ एरिया भी मालवा में आ जाता है ना। कुछ उत्तर प्रदेश या बिहार से पढ़ रहे हैं दोस्त मेरे, तो उनको भी मैं बता दूं, मालवा जो भाषा है संभवतः आप लोगों ने कभी प्रयोग नहीं की हो या हो भी सकता है कभी नहीं सुनी हो। तो ये जो भाषा है ना बड़ी मधुर भाषा है, क्योंकि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा है। ये काफी सरल है, स्पष्ट है, मधुर है, और लोक भाव जो है इसका, लोक भाव, लोग बहुत ज्यादा इसके प्रति प्रभावित होते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है मालवा की। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट कौन कौन से जिन्हें याद रखना चाहिए, या जो हमको, अब इनमें से मैक्सिमम चीजें तो आप लोगों को ऑलरेडी याद है, इसमें याद रखो। देखिए मालवा भाषा क्या है, सबसे प्रथम बात तो क्या है कि इसमें एक जनपदीय भाषा है, जनपदीय बोली है, जनपदीय भाषा। जनपदीय मतलब समझ चुके हैं आप लोग, है ना। और ये मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, इसी कारण से इसको मालवी भाषा कहा जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मालवा भाषा है, मालवी भाषा है, ये सिर्फ एक बोलचाल की भाषा ही नहीं, बल्कि ये इसका जो लोक साहित्य है वो भी बहुत ज्यादा समृद्ध है। ये बहुत पहले समाप्त तो हो जाती अन्य भाषाओं की तरह, लेकिन चूंकि क्षेत्र विशेष से संबंधित होने के कारण, मतलब जनपदीय भाषा होने के कारण, उस जनपद के जो जनजीवन है उस जनजीवन ने इसे अपनी गहराई में उतार लिया। किसान, मजदूर, ग्रामीण समाज, लोक गायक, संत परंपरा, इनने इसको जीवित रखा और इसका काफी विस्तार भी किया। सरलता, मधुरता और लोक भाव जो है इसकी सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। ये मुख्य पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद में अगर सीमा क्षेत्र की बात करें तो अब तक आप ये तो समझ चुके हैं कि पूरे मालवा में, जो पूरा मध्य भारत है, जो पूरा मालवा क्षेत्र है, उस मालवा क्षेत्र में बोले जाने वाली सबसे प्रमुख बोली है ये कौन सी, मालवी भाषा या मालवी बोली। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके पूरे विस्तार की बात करें दोस्तों, तो सुनिए इसमें ध्यान से जरा। इसमें कुछ क्षेत्र विशेष हैं। मध्य प्रदेश में मालवी का जो क्षेत्र है वो, देखिए मालवी भाषा का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन है, मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश ही है ना, मालवा पूरा मालवा जो अधिकतम मालवा है, मालवा का जो बड़ा क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में ही आता है। तो यहाँ दैनिक जीवन की बोलचाल जो भाषा है वो मालवी ही है, है ना। तो दैनिक भाषा के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। अब जो मध्य प्रदेश में भी कुछ जिले जैसे उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर या धार, ये प्रमुख जिले हैं। तो इन जिलों में मुख्य रूप से, अब जिले मतलब कि सिर्फ ये शहरों के नाम मत समझिएगा इनको, ये पूरे जिले का नाम मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जैसे उज्जैन जिला, इंदौर जिला, देवास जिला। अब यहाँ पर भी देखिए आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेगी कैसी, जिससे मान लेते हैं उज्जैन जिले की ओर जाते हैं। तो उज्जैन जिले में अब देखिए इस जिले में कई तो ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है इसमें, और कुछ शहरी, जैसे उज्जैन अपने आप में शहर है ना। तो अब ये सोचिए कि शहर में भी मालवा को उसी स्तर पर बोला जाता है जिस स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है इन उज्जैन जिले की। तो ऐसा नहीं दोस्तों, आपको शुद्ध मालवी जो भाषा है वो मिलेगी ग्रामीण क्षेत्रों में। चाहे इनमें से कोई सा भी जिला आप ले लीजिए, इन जिलों के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आपको शुद्ध मालवी मिलेगी, जबकि जब शहरी क्षेत्र में आओगे आप इन्हीं जिलों की, तो वहां पर कुछ हिंदी का मिश्रण आपको देखने को उस भाषा में मिल जाता है, हिंदी का मिश्रण, है ना। तो ये यहाँ पर मैं लिख भी रखा, ऐसा नहीं है कि आपको ना प्रैक्टिस के लिए मैं सब सारा कंटेंट आपको ऑलरेडी देते चल रहा हूँ। इसको पूरा ओपन कर लेते हैं, फिर पेन ले लेते हैं कि बार बार की झंझट खत्म हो जाए। ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मालवी अधिक शुद्ध बोली जाती है, अधिक शुद्ध, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें हिंदी का मिश्रण हो जाता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश से थोड़ा बाहर निकले तो जैसे कुछ राजस्थान का कुछ क्षेत्र आ जाता है इसमें, गुजरात का भी कुछ क्षेत्र, मालवा है ना। मालवा जो है सिर्फ मध्य प्रदेश की हस्ती नहीं है, मालवा क्षेत्र जो है राजस्थान से भी सटा हुआ है, तो वही गुजरात से भी सटा हुआ है। तो गुजरात का और राजस्थान का कुछ क्षेत्र, जैसे राजस्थान में अगर बात करें झालावाड़ और कोटा, तो यहाँ पर भी मालवी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, आसपास के क्षेत्रों में मालवी बोली जाती है। लेकिन जब गुजरात की बात करें तो यहाँ पर पंचमहल और दमोह, गुजरात के जो क्षेत्र हैं पंचमहल और दमोह के जिलों में यहाँ पर भी कुछ भागों में मालवी का प्रयोग होता है।
तो इस प्रकार मालवी भाषा का सीमा क्षेत्र मध्य प्रदेश के मालवा अंचल से निकल करके गुजरात, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। इससे इसकी जनपदी भाषा और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर एक बात तो समझ सकते हैं कि मालवी एक ऐसी भाषा रही जो क्षेत्र विशेष से उत्पन्न होकर, प्रारंभ होकर के उसने अपना क्षेत्र, जो विस्तार क्षेत्र था, वो काफी विस्तृत कर लिया था, काफी बढ़ा लिया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में हम बात करने वाले थे इसकी कुछ उपबोलियों की। अब सोचिए ना यार, उस भाषा का कितना विकास होता होगा, वो अपने आप में छोटी नहीं रहती हो, जिसकी उपभाषाएं या उपबोलियां भी आ जाए। तो मालवा भी तो उन्हीं बोलियों में से एक है, उसी भाषा में से एक है। मालवा की अपने खुद की कुछ बोलियां, उपबोलियां हैं, उपबोलियां। और उपबोलियों का सीमा क्षेत्र क्या क्या है, तो आइए संक्षेप में उन्हें भी हम आगे कवर करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों, मालवी बोली के अंतर्गत कई उपबोलियां विकसित हुई जो क्षेत्र विशेष के उच्चारण, शब्दावली और बोलचाल के अनुसार अलग अलग रूपों में आपको देखने को मिलेगी। जैसे 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 सबसे पहली अगर उपबोली की बात करें तो वो है उज्जैनी उपबोली। एक को समझता हूं, अब बाकी आप कुछ समझ जाएंगे। देखिए, उज्जैनी मालवी। उज्जैनी मालवी क्या है, ये मालवी बोली नहीं है बल्कि मालवी बोली की उपबोली है, उज्जैनी मालवी। तो उज्जैनी मालवी जो है, उज्जैन, शाजापुर और देवास, इन क्षेत्रों में खासकर एकदम शुद्ध रूप में बोली जाती है। ये मालवी का सबसे ज्यादा प्रचलित और मानक रूप मानी जाती है, उज्जैनी मालवी को। ये मालवी बोली की उपबोली है। इसे मालवी बोली की सबसे ज्यादा प्रचलित और मानक रूप में माना जाता है। किसको, उज्जैनी मालवी को। इसके बाद नंबर आता है इंदौरी मालवी की। जी हाँ, इंदौरी मालवी, ये जो है इंदौर और उसके आसपास के, इंदौर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर यह अधिकतम रूप से बोली जाती है, इंदौरी मालवी। और इस इंदौरी मालवी में शुद्ध मालवी देखने को नहीं मिलती, बल्कि इसमें जो है कुछ शहरी प्रभाव झलक जाता है, मतलब कुछ हिंदी उसमें मिश्रित हो जाती, मिल जाती है मालवी में, है ना। तो थोड़ा सा कहीं हिंदी कहीं मालवी का थोड़ा सा मिश्रण जो है देखने को मिलता रहेगा। उसके बाद में अगर आती है तो सोंधवाड़ी मालवी आती है, सोंधवाड़ी। अब ये सोंधवाड़ी मालवी जो है दोस्तों, ये धार झाबुआ तरफ बोली जाती है, मध्य प्रदेश के धार क्षेत्र में, और झाबुआ का जो एक कुछ बड़ा भाग है उसमें बोली जाती है। इसमें जो भील संस्कृति होती है ना, उसका प्रभाव अधिक होता है, भील संस्कृति का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, ठीक है। तो इनकी कुछ टंग अलग अलग होती है, जितनी भी उपबोलियां है ना, इनकी शाखा तो एक ही है, लेकिन इसमें कुछ जैसे कुछ उच्चारण में कुछ परिवर्तन हो जाता है ना, उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ में ये उपबोलियां आ जाती है। तो धार क्षेत्र में या झाबुआ के कुछ भाग में ये भील संस्कृति का प्रभाव दिखाई देने वाली सोंधवाड़ी मालवी कहलाती है। उसी बात उसी साथ में रंगड़ी मालवी, ये रंगड़ी मालवी जो है, थोड़ा नाम से भी आप लोग मैच कर सकते हो ना, रंगड़ी मालवी। तो ये राजस्थान की सीमा से लगे जो इलाका है पूरा मालवा का, वहां पर रंगड़ी मालवी बोली जाती है ना। तो इसमें राजस्थानी शब्दों का प्रभाव दिखाई देगा, सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। शुद्ध मालवी तो पॉसिबल ही नहीं है। शुद्ध मालवी आपको कहां पर मिलेगी अधिकतम रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में, मालवा के मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना। तो इन उपबोलियों के कारण मालवी भाषा और अधिक समृद्ध और विविध बन गई। जैसे जैसे ये उपबोलियां आई, ये उपबोलियां अपनी मालवी भाषा को, मालवी बोली को और ज्यादा समृद्ध करती चली गई। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4 में हम बात करने वाले थे इसके विकास की। अब विकास पर भी तो काफी जो है हम किसी भाषा के बारे में पता कर सकते हैं कि कोई भाषा कितनी पुरानी है, कि जो भाषा जितनी पुरानी होगी वो उतनी ही ज्यादा प्रभावशील होगी। क्योंकि कुछ भाषाएं ऐसी आती हैं जो आती तो है, लेकिन कब आती है कब चली जाती है पता ही नहीं चलता, है ना। लेकिन क्या मालवी भी उसी कतार में है? आइए जरा देख लेते हैं। दरअसल मालवी दोस्तों ऐसा नहीं है। मालवी बोली का जो विकास हुआ ना, जो शुरुआत हुई थी, वो प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से हुई थी। अब सोचिए ना, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है प्राकृत और अपभ्रंश भाषा, और इस प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से मालवी बोली का विकास माना जाता है। इसका मतलब प्राचीन काल से ये भाषा चली आ रही है। तो प्राचीन काल में मालवा क्षेत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध रहा है। जी हाँ, मालवा का जो पूरा क्षेत्र रहा है, ये राजनीतिक दृष्टि से देखें या सांस्कृतिक दृष्टि से, ये बहुत समृद्ध था। वो खासकर उज्जैन जैसे नगर जो थे ना, ये विद्या और साहित्य के दृष्टिकोण से उस समय के केंद्र हुआ करते थे। अगर इसके विकास की बात करें तो यहाँ पर 3 काल के माध्यम से हम इसका विकास समझ सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, जरा सुनिए। प्राचीन काल की बात करें दोस्तों, तो प्राचीन काल में मालवी का जो रूप था वो अपभ्रंश से जुड़ा हुआ था।
शुद्ध मालवी तो नहीं थी, लेकिन हाँ अपभ्रंश से धीरे धीरे ये अलग होने लगी थी, है ना। तो ये अपभ्रंश भाषा से इसका कुछ रूप जुड़ा हुआ था, लेकिन मध्यकाल के आते आते संत साहित्य और लोक काव्य के माध्यम से मालवी को काफी ज्यादा विस्तार मिल गया। मतलब एकदम अलग झलकने लगी कि ये भाषा ही कुछ और है मध्यकाल तक आते आते, क्योंकि इसमें संत साहित्य मतलब कई संतों ने, कई आचार्यों ने मालवी में साहित्य की रचना करना चालू कर दिया। और लोक काव्य जो जनपदीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले जो काव्य थे, साहित्य था उस, है ना, तो उनका भी उनकी रचना होना प्रारंभ हो गई थी मालवी में। तो इसके साथ में धीरे धीरे मालवी भाषा को अब विस्तार मिलना प्रारंभ हो गया था। भक्ति आंदोलन के आते आते तो इसका लगभग लगभग पूरा विकास ही हो चुका था दोस्तों, क्योंकि भक्ति आंदोलन जब आया तो कई संतों ने, कई आचार्यों ने, कई लेखक कवियों ने जो है मालवी में भजन, पद या लोकगीत आदि की रचनाएं की, जिससे मालवी भाषा को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। लेकिन जब आधुनिक काल में मालवी को लोक भाषा और जनपदी भाषा के रूप में साहित्यिक पहचान मिलना प्रारंभ हो गई आधुनिक काल में। तो ये बात याद रखिएगा कि जो जनपदी भाषा, मतलब ये कहें कि साहित्यिक पहचान इसको कब मिली थी। साहित्यिक पहचान का मतलब क्या हुआ, जब किसी भाषा में साहित्यों की रचना होने लग जाए, तभी तो कहेंगे ना कि उस भाषा को साहित्यिक पहचान मिल चुकी है। जब तक किसी भाषा में उस क्षेत्र विशेष के लिए कोई साहित्य की रचना ना हो, तो उस भाषा का उस स्तर पर विकास संभव नहीं हो पाता है। तो मालवी भाषा का जो हम जुड़ाव देख रहे हैं ना, वो अपभ्रंश भाषा से देखते आ रहे हैं, जो आते आते आधुनिक काल तक ये पूरी तरह से अपना विस्तार कर चुकी थी। तो मालवी में बहुत अधिक लिखित साहित्य तो हालांकि नहीं है, लिखित साहित्य नहीं मिलेंगे ज्यादा, लेकिन मौखिक साहित्य जो है बहुत समृद्ध है। मौखिक साहित्य लिखित साहित्य में मतलब समझते हो ना आप लोग, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे लिखित साहित्य मतलब लिखित संविधान भारत का, और मौखिक साहित्य मतलब मौखिक जो संविधान है, अलिखित संविधान ब्रिटेन का, बिल्कुल इसी प्रकार से मालवी भाषा के जो साहित्य है ना, वो लिखित बहुत कम है, जो लिखे हुए हैं किताबों के रूप में बहुत कम मिलेंगे, लेकिन मौखिक साहित्य बहुत है। क्योंकि हम जो है आज से क्या, हमसे आने पहले वाली उससे भी पहले वाली जनरेशन भी जो है दादी नानी की जो कहानियां होती ना, उसमें क्या था, ये मालवी भाषा के साहित्य तो है जो हम सुन सुनकर बड़े हुए हैं, है ना। अब तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या आ गया है, उनकी कहानियां सुनते हो आप लोग, है ना, तो आपको तो कहीं ये कहानियां सुनने को मिली होगी। लेकिन जो हमारा मालवी जो साहित्य रहा है ना, जो मौखिक साहित्य रहा है, उस मौखिक साहित्य के माध्यम से मालवी भाषा का काफी विस्तार माना गया। ठीक है, तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इसका काफी अच्छा विकास हुआ है। उसके बाद में पांचवें स्तर पर हम बात करते हैं इसके महत्व की, कि मालवी भाषा का क्या महत्व है साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। तो साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर इसके महत्व की बात करें तो काफी समृद्ध रहा इसका महत्व भाई। चलिए पहले स्लाइड पूरी ओपन करते हैं, फिर पेन लेते हैं। दरअसल मालवी लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथाएं, वीर गाथाएं, कहावतें, भजन, पद जैसी रचनाएं मिलती हैं। अब सोचिए ना, आप एक क्षेत्र में रहते हो और उसी क्षेत्र के लोकगीत उसी भाषा में जो आपके क्षेत्र में बोली जा रही है, उसी भाषा में वो गीत लिखे गए हैं, लोक कथाएं उसी भाषा में लिखी गई है। तो अब जिस क्षेत्र में आप रहते हो, उसी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है, उस भाषा में कोई लोक कथाएं हो, और संभव ना हो कि वो आपको प्रभावित ना करे। भाई वो तो आपको प्रभावित करेगी, हृदय से प्रभावित करेगी। वीर गाथाएं उसी भाषा में, कहावतें हैं, भजन है, पद है, इससे कई चीजों की रचनाएं इनकी की गई। तो इन रचनाओं में किसानों का जीवन, खेती, है ना, ऋतु चक्र, प्रेम, विरह, उत्सव, सामाजिक परंपराएं, धार्मिक विश्वास, इन सब का बड़ा ही सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। किसमें? मालवी भाषा में। तो मालवी भाषा ने हिंदी साहित्य को भी बहुत प्रभावित किया, हिंदी साहित्य को भी अच्छे स्तर पर प्रभावित किया। कई संत कवियों और लोक कवियों ने मालवी में रचनाएं की है अपनी अपनी, ना, जिनसे भक्ति भावना और लोक चेतना को बल मिला। ये भाषा जनता की भावनाओं को सीधे और सरल रूप में व्यक्त करती है, इसलिए इसका साहित्य लोगों के बहुत करीब आ चुका है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मालवी भाषा जनपदी भाषा साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। मालवी जनपदी भाषा साहित्य का, है ना, जनपदी भाषा साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण क्या, सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण अंग है बल्कि मालवी भाषा जनपदी भाषा का। सिर्फ मालवी जो है ना, जनपदी भाषाओं में जितनी भी भाषाएं होंगी, उन सभी भाषाओं में सबसे टॉप पर मानी जाती है मालवी भाषा।
जनपदी भाषाओं की अगर बात करें तो। और इसी कारण से हिंदी साहित्य को सांस्कृतिक गहराई भी मालवी भाषा ही प्रदान करती है दोस्तों, सबसे ज्यादा। क्योंकि सबसे बड़े क्षेत्र विस्तार में कहें कि क्षेत्रीय विस्तार के मामले में सबसे बड़ी जनपदीय भाषा कौन सी है, तो वो ये मालवी को ही माना जाता है। इतना बड़ा क्षेत्र विस्तार रखने वाली कोई जनपदीय भाषा एकमात्र मालवी है, बाकी उसके बाद में सब छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं होती है ना। चलिए इसके बाद में दोस्तों क्लास होती है हम पर यही कंप्लीट। और आज थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा, मजा नहीं आ रहा क्लास में, बट इट्स ओके है ना। टॉपिक को मिस मत कीजिएगा आप लोग। फटाफट से जरा 1-2 मिनट लेकर के अब जरा एग्जाम टिप पर जरा चर्चा कर लें, इन शॉर्ट करेंगे चर्चा अभी। आप ये देख पा रहे दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिए थे, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसकी आंसर राइटिंग कैसे करना है आपको, वो जरा आप एक नजर में देख लीजिए। वैसे तो मैं जो स्लाइड बना करके लाया हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोगों को वहां आंसर राइटिंग करना है, लेकिन शुरुआत इन शॉर्ट अगर आप भूल भी जाते तो कैसे करेंगे शुरुआत आप लोग। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि अपने पूरे क्वेश्चन को ना पॉइंट वाइज, पॉइंट में पूरे क्वेश्चन को, पूरे आंसर को लिखेंगे आप लोग पॉइंट टू पॉइंट, है ना। इसके बाद में सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंट्रो देंगे, मतलब परिचय देंगे, उसके बाद सीमा क्षेत्र पर, उसके बाद उसकी उपबोलियां, और उसके बाद उसका इतिहास, है ना। ये 4 पॉइंट आपको कंपलसरी करना ही करना है, ठीक है, 4 पॉइंट। और लास्ट में अगर नंबर अच्छा खासा है, ये 3 और ये 4, तो एक महत्व 5 नंबर पॉइंट में आप महत्व भी डाल देंगे, ठीक है ना, जो सबसे लास्ट में हमने बात की है। तो मानचित्र का हल्का सा उल्लेख या क्षेत्रीय नाम अवश्य लिखेंगे आप लोग। तो मानचित्र जैसा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को इंडिया का मैप बताया है ना। तो यार अगर अब तक आप लोगों को भारत का मैप बनाना नहीं आता है ना, तो यार बहुत बुरी बात है ये, है ना। जैसे अंदर से तो अब निकल रही थी कि शर्म की बात है, अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे होते ना तो मैं बोल देता आपको बिल्कुल कि शर्म वाली बात है, बट नहीं, आपको नहीं बोलूंगा, है ना। बीए वाले बच्चे, भाई आप लोगों से डरता हूं मैं, डर लगता है, वाकई में डर लगता है आप लोगों से। तो इंडिया का मानचित्र थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा जैसा भी बना, पहले ही आड़ा टेढ़ा है यार, में तो थोड़ा सीख लीजिए बनाना। और उसमें बिल्कुल बीचों बीच में ना वैसे मार्क कर दीजिएगा गोल अंडा बना करके कि भाई ये मालवा का क्षेत्र है, जहां मध्य प्रदेश आता है हमारा, मध्य प्रदेश को मार्क कर दीजिए पूरे, वैसे ही बस गोल अंडा बना दीजिए, समझ जाएगा वो क्या चाहे मालवा क्षेत्र दिखाना चाहते हो आप लोग, है ना। तो ऐसा एक हल्का सा मानचित्र उसमें कॉपी में जरूर दर्शाए बना करके, और वहां पर लिख दीजिए मालवा क्षेत्र, बीच में मालवा क्षेत्र। तो वो स्पष्टता समझ जाएगा जब हम आगे बात करेंगे ना कि ये मालवा में बोले जाने वाली भाषा है मालवी, इसीलिए इसको मालवी कहा जाता है। तो स्पष्टता समझ जाएगा कि यार बच्चे को अच्छा खासा नॉलेज है वाकई में, है ना, हवाबाजी नहीं करने आया ये। तो भाषा को सरल रखेंगे आप लोग, अनावश्यक कठिन शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है इसको। और 2-3 पंक्ति में लास्ट में निष्कर्ष को जरूर जोड़ दीजिएगा ताकि उस पर थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए, है ना। ये 5 क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ करके जा रहा हूं, आप लोग नोट्स को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर टाइम नहीं दूंगा क्योंकि वो सभी क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो 5 क्वेश्चन मेरा देने का उद्देश्य था, ये आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को, और फिर बाद में अगर आप नोट्स बना रहे तो नोट्स बना लीजिए, और नहीं तो 15 जो पीडीएफ में दे रहा हूँ उन्हीं को संभाल कर रख लीजिए, एक प्रैक्टिस में आपको अच्छे काम आने वाले है ना। ये सिलेबस में अब कल क्या होने वाला है, तो दोस्तों कल जो है हम क्लास यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, मालवी की उपबोलियों पर थोड़ी और विस्तार से हम बात करेंगे, जिससे मालवी भाषा की जो उपबोलियां हैं, है ना। तो उपबोलियों में अभी हमने क्षेत्र के आधार पर बात की थी, लेकिन अब पर्टिकुलर बात करने वाले, जैसे रजवाड़ी है, उमटवाड़ी है, भीली है, निमाड़ी है, ये सब जो है मालवी भाषा की जो ना उपबोलियां हैं। तो इन उपबोलियों पर थोड़ा सा कल और विस्तार से बात करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं, है ना। चलिए मिलेंगे कल वाले सेशन में। ये नोट्स के बारे में 2 मिनट आपको बताते हुए निकल जाता हूँ। ये मॉडल पेपर 2026 के लिए आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स है, जिसे मैं आंसर शीट बोलता हूँ। कस्टमाइज्ड है आंसर शीट का मतलब ये हुआ, पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसका कस्टमाइज तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से उसका आंसर देखने को मिलेगा। आसान भाषा में दिया गया है, प्रयास किया गया है अधिकतम आसान से आसान भाषा करने की, ठीक है। तो आसान भाषा में उसका आंसर मिलेगा, तो क्वेश्चन आंसर इसी क्रम में पूरी नोट्स आपको मिलने वाली है, यूनिट वाइज मिलेगी। और वो तो इसमें जो है टोटल 15 क्वेश्चन आपके दीर्घ प्रकृति के बड़े वाले क्वेश्चन रहेंगे, और 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के रहने वाले। तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस नोट्स में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेकिन दोस्तों अब पीपीटी टीम के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, काफी समय लग जाता है इसमें, क्वांटिटी हालांकि मैं देता हूं, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, ये वाली आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स लेना चाहते हैं हिंदी साहित्य में काव्यांग विवेचन जनपदी भाषा की, तो 99 रुपए के सब्सक्रिप्शन में आपको ये नोट्स मिल जाती है। और अगर आपकी मंशा है या आपने पहले फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ये नोट्स पहले ली है कभी,
तो आपको पता होगा कि मैं कितने ऑथेंटिक प्रकार से नोट्स आपको प्रोवाइड करवाता हूं। अगर पहले आपने ली है तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर में नोट्स लिए ना वो सेकंड ईयर में भी लेगा, थर्ड ईयर में भी लेगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नए बच्चे उनको थोड़ा समझाना पड़ता है मुझे। तो अगर वो चाहते हैं कि आप ऑल सब्जेक्ट की मिल जाए, सारे विषयों की, मतलब कि जो आपके मेन सब्जेक्ट है, मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव, वोकेशनल, तो उसके लिए दोस्तों आपको 249 का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ती है। और वहीं अगर आप फाउंडेशन कोर्स की नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अमाउंट है 149 रुपए। 4 नोट्स मिलती है फाउंडेशन में, 4 अलग अलग पीडीएफ नोट्स मिलती है 149 के सब्सक्रिप्शन में, ये भी मिल जाती है। नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस पेज पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सारी जानकारी आपको बिना बोले वहां पर दे दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो ना तो लाइक का बटन दबा दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह करके जुड़ जाइएगा हमारे साथ में। और वो जो घंटी है ना नीचे सब्सक्राइब बटन के जस्ट पास में, उसको भी प्रेस कर लीजिए, और जब वो ऑप्शन देगा तो उसको ऑल पर सेट कर देना, ताकि जो नोटिफिकेशन है क्लासेस के वो सब आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे। ओके, मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।